मैं आज के पार्ट पे आ जाऊं तो उसमें अगर हम देखें, आइसोमेरिज्म टॉपिक चल रहा था और आइसोमेरिज्म में हमने दो हिस्से पढ़ लिए थे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 टाइप्स का था। लेट्स रिवाइज। पहला कौन सा था उसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में? आयोनाइजेशन। दूसरा था शायद सॉल्वेट। तीसरा था लिंकेज। चौथा, पांचवा पॉलीमराइजेशन और छठा था कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल, मतलब स्टीरियो स्टार्ट कर दिया था। ये भी अब हमेशा के लिए याद रखिए कि क्या डिवीजन है टॉपिक्स का। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है व्हेन देयर इज डिफरेंस इन स्पेशियल अरेंजमेंट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये दो कैटेगरी अलग अलग हैं। तो आपको सवाल हम पूछेंगे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने, तो आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का टोटल सम देना होगा कितने। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल हमने पूरा कर लिया था। टेट्रा में ज्योमेट्रिकल होता नहीं। स्क्वायर प्लेनर में किन किन केसेस में होता है? एक तो हेट्रोलिप्टिक चाहिए होता है, एक मेरे को चाहिए होता है उसमें A2B2 वाला केस चल जाएगा। अच्छा, ABCD चारों अलग अलग थे प्रभव, तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे? प्रज्वल, आशीष, तीनों बच्चे बताइए। ABCD अगर 4 लिगेंड्स अलग थे तो मेरे को स्क्वायर प्लेनर में हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वर देयर? जहां पर चारों ABCD थे वहां 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते थे आशीष। दैट्स व्हाई आई केम टू यू टुडे। जितना तो आज मैं उसी के आगे लूंगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है वो समझे उससे पहले, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है स्पेशल अरेंजमेंट में कुछ फर्क। जब मैं आपको कहती हूं टेट्राहेड्रल, ध्यान देना, टेट्राहेड्रल पे लास्ट क्लास में मैंने क्या कहा था? चारों पोजीशन एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, इसीलिए उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसके बाद की सीढ़ी होती है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो टेट्राहेड्रल पे तो दरवाजा फिर बंद कर दूं कि टेट्राहेड्रल पे जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है तो काहे का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन इस सारे को बताने से पहले आपको भी ये पता होना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या चीज। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो बनेंगे उनको फेमसली कायरल बोला जाएगा। ये मेरा परसों का ऑर्गेनिक का जो चैप्टर शुरू हो रहा है वहां पे भी आएगी बात। ये टर्म आएगी आपके पास कायरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरल? ये कहां से आया है? ये नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है, ये फ्रेंच का है शायद, जहां हाथ को कायरल कहा जाता है, अ हैंड। अब आप देखें रोजमर्रा की लाइफ में आप राइट हैंड का ग्लव लेफ्ट हैंड में नहीं पहन सकते, आपको डिस्कंफर्ट होगा। लेफ्ट फुट का शू आप राइट में नहीं पहन सकते, ये भी आपको पता है, आपसे चला ही नहीं जाएगा, आपको डिस्कंफर्ट होगा। एक हाथ ये रहा मेरा राइट हैंड और एक हाथ ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड। क्लियर है सबको? ये दोनों हाथ सबके पास हैं, बड़ी क्लैरिटी से आप देख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों की मिरर इमेजेस, आप मुझे बताइए ये दोनों हाथ क्या एग्जैक्टली एक दूसरे से सेम है? यस। अगर मैं काउंट देखूं, शेप देखूं तो सेम होते हैं। लेकिन एक और खूबी है इन दो हाथों की, एक हाथ की मिरर इमेज होता है हमेशा दूसरा हाथ। दिस इट इज मिरर इमेज। अगर कोई मॉलिक्यूल, कोई कंपाउंड, कोई ऑब्जेक्ट, कोई अल्फाबेट, कोई भी चीज, उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है। क्या ये मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है? नहीं, ऐसे नहीं करना। ये कोई सुपर इम्पोज करने का तरीका नहीं होता। सुपर इम्पोज करने का तरीका होता है एक के ऊपर एक आना सेम फेज में। तो मिरर इमेजेस को एज इट इज उठाया और मैंने ऐसे रखा, इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। मतलब इन दोनों के स्पेशल अरेंजमेंट में फर्क है। क्या स्पेशल अरेंजमेंट में फर्क है? एक में थंब इस साइड है, एक में थंब इस साइड है, ये हुए नॉन सुपर इम्पोजेबल। जिस भी चीज की मिरर इमेज उसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, उन दोनों फॉर्म्स को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक कहलाता है डेक्स्ट्रो राइट हैंड, एक कहलाता है लीवो लेफ्ट हैंड। माई हैंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। माई हैंड, वन हैंड इज ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ अदर हैंड। एक का नाम मैंने डेक्स्ट्रो बोल दिया तो दूसरे का नाम मैंने लीवो बोल दिया। मेरे हाथ को मैं ऑप्टिकल एक्टिव कह सकती हूं। अब अपनी इमेजिनेशन से सोचना, यहां मत देखना। अल्फाबेट ए,
कैपिटल ए, उसकी मिरर इमेज सोचिए। देखिए आप एम्बुलेंस को देखते हैं तो एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है, क्योंकि आगे की गाड़ी में जो चला रहा है उसको एम्बुलेंस को रास्ता देना है, तो उसकी मिरर में एम्बुलेंस उसको इमिडिएटली सीधा लिखा दिखाई दे। पर्पज यही है एम्बुलेंस उल्टा लिखने का, कि जो आगे गाड़ी चला रहा है उसको इमीडिएट पता चल जाए, वो गाड़ी को रास्ता दे, एम्बुलेंस को रास्ता दे। अल्फाबेट ए, कैपिटल ए, उसको और उसकी मिरर इमेज को सोच के बताओ क्या वो सुपर इंपोजिबल है? एग्जैक्टली सुपर इंपोजिबल है। मतलब ए को आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम है, क्योंकि ऑप्टिक दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रहे हैं। मींस व्हाट? नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अल्फाबेट ओ, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अल्फाबेट सी, कैपिटल सी, वो एक्टिव होगा। उसका एक डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा, उसका एक लीवो फॉर्म होगा। तो ह्यूमन बॉडी, ये पूछे गए क्वेश्चन है, मैं इसलिए पूछ रही हूं। ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हार्ट एक ही साइड है, आप सुपर इंपोज करेंगे तो हार्ट एक ही साइड है। आप सुपरफिशियली देख के नहीं बता सकते दो आंख है, दो कान है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं। हार्ट एक ही साइड है, इसीलिए वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी, एग्जैक्टली सुपर इंपोज नहीं हो सकती इफ आई कंसिडर इंटरनल बॉडी ऑल्सो। तो इस तरह से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप देख के बड़े आराम से बता सकते हो कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है। क्या कॉमन है उनमें जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं? अल्फाबेट ए, ओ, नहीं वो तो मैंने डेफिनेशन ही दी। और क्या चीज है? दे हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, उनको दो इक्वल हाफ्स में काटा जा सकता है। मेरे हाथ के दो इक्वल हाफ्स नहीं हो सकते, तो मैं अगर इस हाथ को यूं फोल्ड भी करूं तो सेम नहीं आएगा। अगर मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, होते तो सिमेट्री के बहुत एलिमेंट्स हैं, शुक्र है 2006 में डिलीट कर दिए, बड़ा मुश्किल होता था हमें पढ़ाना। होते बहुत एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं, लेकिन अगर सिंपली आपके सिलेबस में प्लेन छोड़ा है बस। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कैसे भी करके दो हाफ्स में कट जाए, बस इक्वल हाफ्स में। अगर कोई भी मॉलिक्यूल, अब आपको मॉलिक्यूल की बारी आएगी तो आपको बहुत इजी वे ढूंढना पड़ेगा। अल्फाबेट ए, ओ, बी, इसमें मैं आपको इजी करा सकती हूँ, लेकिन मुझे असली वहां इजी कराना है। अगर किसी मॉलिक्यूल के दो इक्वल हाफ्स कट सकते हैं, वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, आपको दिखे या ना दिखे। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब समझ गए कि ऐसा कट लगाऊं मैं कि ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा सेम आए, ऐसा कट लगाऊं कि इधर का हिस्सा सेम आए, या ऐसा कट लगाऊं इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा सेम आए। कुछ भी किसी भी डायमेंशन में आप कट लगाइए, दो हाफ्स बन गए इक्वल, तो वो चीज ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। उसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, कोई डेक्स्ट्रोलीवो नहीं बनेगा, वो एक ही गिना जाएगा। एक भी नहीं, नो ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर अगर इतनी एक्सेप्टेंस आपको आ गई, तो अब हम इसमें पढ़ते हैं। ज्यादा वैरायटी है नहीं, क्योंकि ना तो टेट्राहेड्रल में होता है, ना ही ये स्क्वायर प्लेनर में भी। अब क्यों नहीं होता बताऊंगी आपको। होता ही सिर्फ ऑक्टा के गिने चुने केसेस में। बट इससे पहले आपको कायरल वर्ड का मतलब, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब आई होप पता लग गया। इन शॉर्ट अगर मुझे एक लाइन में अपने आप को बार बार समझाना है, तो अगर मिरर इमेजेस नॉन सुपर इंपोजिबल हैं, तभी ये आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। पॉइंट इज किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। क्लियर? आज मैं जो भी पढ़ा रही हूं मेरे साथ साथ नोट होगा, क्योंकि पढ़ाते में आप लोगों का दिमाग कहीं और जाता है, फिर आप लोग नोट करने में डबल टाइम लगाते हैं। मेरे साथ साथ नोट होगा, मैं टाइम नहीं दूंगी आज। अब आ जाती है बारी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जो मैं आपको बता चुकी। उसमें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं पॉसिबल है, काहे का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रूल्ड आउट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, यहां मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को ही रूल्ड आउट कर रही हूं, नॉट ओनली टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में तो आपको पहले से ही पता नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में क्यों नहीं होगा? जो चीज प्लेनर में आ जाती है ना बच्चों, उसमें सिमेट्री का बहुत चांस होता है। जो एक प्लेन में आ गई उसको तो दो इक्वल हाफ्स में काटना बहुत इजी होता है। स्क्वायर प्लेनर में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए बच्चों पहली शर्त क्या बताई? पहले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो मैं आपसे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का सिस फॉर्म मांगती हूं। तो सिस फॉर्म आई थिंक आप लोग ये दे सकते हैं। अब तो जिन्होंने भी लास्ट क्लास लगाई वो सिस फॉर्म समझ सकते हैं ये होगी, राइट? मुझे बताइए क्या इस सिस फॉर्म में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की गुंजाइश ही खत्म हो गई। ट्रांसफॉर्म देखिए इसका,
ये ट्रांसफॉर्म होगा, इसमें भी आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, फोल्ड कर दीजिए, सेम आएंगे दोनों, ए और ए के ऊपर आ गया, फोल्ड हो गया, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं ढूंढ सकते। डोंट ड्रॉ इट्स मिरर इमेज एंड इमेजिन, नो, देयर इज नो नीड, ज्यादा घुसना मत इसके अंदर, मुश्किल लगेगा आपको। तो आपको हम सब तरह से शॉर्टकट्स देने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्वायर प्लेनर में क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, उसमें आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। टेट्राहेड्रल में तो खैर ज्योमेट्रिकल ही नहीं है, तो आप ऑप्टिकल की तो बात भी मत करो। टेट्राहेड्रल में एक स्पेशल कंडीशन में आपको मिल सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो भी अगर डाइडेंटेट लिगेंड हो तो, वेरी वेरी रेयर, वो भी अगर डाइडेंटेट लिगेंड हो। आई कैन नॉट गिव यू इट्स एग्जाम्पल, आई कैन नॉट ड्रॉ दिस, ये नॉट बियॉन्ड द स्कोप है, लेकिन आपको पता होना चाहिए टेट्रा में एक जगह आपको ऑप्टिकल के चांस मिलते हैं डाइडेंटेट लिगेंड में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो हमने यहीं पे फिनिश कर दिया। अब बचता है आखिरी मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एक बार मेरी सजेशन है, जो लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के देखे थे, उसको एक बार दोबारा देख लो, जरा थोड़ा रिवाइज हो जाएगा और मैं कनेक्ट बेटर कर पाऊंगी। एक बार अपनी कॉपी में जरा निगाह मार लो, क्या क्या केसेस थे। आपको फेशियल मेरिडोनियल में बोलूं तो एकदम से झटका ना लगे क्या है, राइट? वो मैं चाह रही हूं एक बार सारे देख लीजिए, जो भी लिखवाए थे मैंने। कायरल वर्ड याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। कायरल मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाली स्पीशीज, जो ऑप्टिकली एक्टिव होती है उसको कायरल भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैं पहला ही केस AA2, B2, X2, Y2 कुछ भी ले लो, इसको ले रही हूं। ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लिए पहले आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने कंपलसरी है, आप उसको जंप करके नहीं जा सकते। ऑप्टिकल आइसोमर होगा कि नहीं होगा, पहले आपको सिस बनाना है, आपको ट्रांस बनाना है, उसके बाद सोचेंगे। तो इसका मैंने ये क्या बनाया बच्चों, ट्रांस, और नीचे मैंने कोशिश करी सिस बनाने की। अब आप सोचिए, आप जब ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर बताने चल रहे हो, अब मैं ऐसे क्वेश्चन में आपसे, आप देखोगे डीपीपी में यही पूछा हुआ है, अगर इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं काउंट करके बताओ, या जो भी, मतलब डिवाइड करके भी पूछ सकते हैं, इतने ज्योमेट्रिक, इतने ऑप्टिकल, टोटल इतने स्टीरियो। अब सुनो, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आता है नंबर देने में, तो ध्यान से सुनना इसमें, इसके बाद तुम लोगों का चल पड़ेगा, मुझे पता है। इसके दो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, नीचे चला गया, लेकिन ये मैं लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ, सिस और ट्रांस, तो आपको पता है ट्रांस और सिस। मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने लिखे, 2। आपको जो टेबल भी दे रखा है ना, उसमें भी यही बात लिखी हुई है, 2। अब काउंटिंग में आप गलती करें, उससे बड़ी ब्लंडर नहीं होगा, आपको पता है कितने होंगे, लेकिन आप गिनने में बेवकूफी कर जाएं तो उससे बचने के लिए ये मैंने कौन सा बना रखा है, ट्रांस। बड़ा क्लियरली दिख रहा है, इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री, कर दीजिए फोल्ड। इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, इसकी मिरर इमेज बनाओगे भी तो एज इट इज इसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगी। सो इन दोनों फॉर्म में कोई फर्क नहीं है, आप एक ही फॉर्म को दूसरी बार बना रहे हो। तो सिस का कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं, ये बोर्ड का क्वेश्चन है टिपिकल। इस पर्टिकुलर कंपाउंड के सिस की ऑप्टिकल एक्टिविटीज नन, सिस शो नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, सिस फॉर्म शो नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन इसकी ट्रांसफॉर्म, सॉरी ये ट्रांस है, आई एम सो सॉरी, ये है ट्रांस, आई एम सो सॉरी। और नीचे मैंने बनाया इसका सिस। लास्ट ईयर तो सिस मैंने बनाया भी नहीं था, खुद करने को बोला था, खुद सोचो, कॉपी में देखो, सिस में कोई सिमेट्री का प्लेन नहीं दिख रहा मेरे को। तो इसकी मिरर इमेज मेरे को कोई कहे, जो बोर्ड में कहता है, मुझे बना के दिखाना पड़ता है। जब भी कोई आपको कहे डिस्कस इट्स स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब आपको बना के दिखाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली मेरी कोशिश है इसकी मैं मिरर इमेज कुछ कुछ बना के दिखा सकूं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इंपोजिबल हैं, मिरर इमेजेस तो हैं ही। एक को मैंने डेक्स्ट्रो बोल दिया, एक को मैंने लीवो बोल दिया। कैपिटल सिंबल मत कर देना, कैपिटल डी कैपिटल एल, वो ऑर्गेनिक में कुछ और आएगा। एक को मैंने डेक्स्ट्रो बोल दिया, एक को मैंने लीवो बोल दिया। अब ध्यान से सुनो, काउंट यूजुअली कैसे कहा जाता है, इसके दो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं, दो ज्योमेट्रिक आइसोमर हैं, और उसमें एक पेयर एनाइंशोमर है। अब इसको दो बार गिन गई मैं, दो ज्योमेट्रिक आइसोमर हैं
और एक पेयर उसमें एनाइंशोमर है। इस फॉर्म को 2 बार क्यों गिनूं? तो टोटल कितने बनेंगे? 3। ये दोनों आपस में फॉर्म्स हुई ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, सिस एंड ट्रांस। ट्रांस का एक और ऑप्टिकल आइसोमर निकल के आ गया, तो कुल मिला के कितनी स्टीरियो आइसोमर्स हुए? 3। एक पेयर ज्योमेट्रिक आइसोमर और एक पेयर ऑप्टिकल आइसोमर, एक उसमें कॉमन हो गया ना, इसीलिए टोटल नंबर इसका 3। तो मैंने जो आपको टेबल भी दिया है ना, उसमें भी एनाइंशोमर के ऊपर मैंने पेयर लिखा है, अगर देखेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमर के ऊपर नंबर लिखा है। तो आप ये मत कंफ्यूज हो कि मैम एक का तो आप पेयर बता रहे हो और एक का आप नंबर बता रहे हो। यस, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे को इसको दोबारा काउंट होने से बचाना है। ये दोनों ज्योमेट्रिक आइसोमर और ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर, कुल मिला के फॉर्म तो 3 ही है। दैट्स व्हाई माय आंसर शुड बी 3। एक ये चीज आप समझ गए ना, मुझे नहीं लगता आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोई दिक्कत आएगा। सबसे आसान टॉपिक ये, रेदर ज्योमेट्रिकल जान खा लेता है। ज्योमेट्रिकल में बहुत कुछ है, ऑप्टिकल में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखी और डिक्लेयर कर दिया बस। इसे अब नोट करिए। इस तरीके से मैंने ये बुकलेट में भी नहीं दिया है, ये सिर्फ क्लास के दौरान ही डिस्कस हो पाता है। इसे नोट करिए प्लीज जी। हाँ, तुम खुद देखो, यही बता रही हूं। वेट, ये दोनों क्या है एक दूसरे के? 2 हो गए। ये दोनों क्या है एक दूसरे के? 2 और हो गए। तो इसको तुम 4 बोलोगी, 3 बोलोगी, क्योंकि कॉमन है एक, बस। तभी है कि जिसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आया उसको ऑप्टिकल आ गया, जिसको ज्योमेट्रिक नहीं आया वो ऑप्टिकल का क्वेश्चन भी नहीं देख पाएगा, पूरा ही छोड़ना पड़ जाएगा। तो इसे नोट करिए, अगले से आप लोग मेरे को जवाब देना शुरू करिए। मैंने ऊपर नंबर लिख रखा होगा, मैच कराइए। समझ आ गया, वेल एंड गुड। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बताऊंगी। हो गया ये वाला नोट केस। अब एक और चेक, मैंने आपके सामने सब लिख दिया। किसी को कुछ भी दिक्कत है पॉइंट आउट, और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दिक्कत है तो मैं कहूंगी पिछली क्लास के नोट्स देखो, इससे होगा रिवाइज आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। AAX2Y2 पहले तो देख लो इसके कितने बनते थे। इस पे डिस्कशन ठीक ठाक हुआ था हमारा, 4 बनने चाहिए, लेकिन एक वो डुप्लीकेट हो जाता है, तो कुल मिला के बनते हैं 3। तो लास्ट क्लास की कॉपी में जाके पहले इसके सिस ट्रांस जो हमने लिखे वो देखो। 5? मैं तो नहीं कुछ गलती कर रही। वो A2B2C2, उसमें 6 के 5 बनते थे, राइट। बस यही चाहिए, इसी डिस्कशन से में फायदा हो जाएगा। तो इसमें अब आप देख रहे हो AAX2Y2। देखिए दोनों केसेस मैंने बना रखे हैं, वैसे दूसरा मेरे को बनाना नहीं चाहिए, बट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बनाना पड़ता है। चलिए मुझे बताइए, सामने लिखा 4 समझ आ रहा है? टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके 3 बनते थे, लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था। ये मैंने क्या बनाया बच्चों? सिस। ये मैंने क्या बनाया? ट्रांस। आप बताइए इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। इसमें मेरे को कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर नहीं आ रहा, कैसे भी करके देख लो। तो इसका तो भाई ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। अगर ये डेक्स्ट्रो था तो ये लीवो। इसी तरह से इसका मैंने आपको दिया ट्रांस। देखिएगा ट्रांस है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां आपको कई बार फंसाया जा सकता है, ईएन के बजाय ग्लाइसिनेट दे दिया ना, तो इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री गायब हो जाएगा। ईएन में है, ऑक्सिलेटो में है। एनीवेज लेट्स कीप थिंग्स सिंपल फर्स्ट। इसमें नो ऑप्टिकल आइसोमर। तो अब मेरे को अगर पिछली क्लास की गिनती याद है तो मैं ये कह सकती हूँ 3 तो इसके क्या थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2 सिस और 1 ट्रांस शायद, राइट, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। उसमें से ऑप्टिकल सिर्फ एक ही जोड़ा बन पाया, ये वाला। तो अब आपके पास टोटल नंबर कितना हुआ? 4, राइट। सॉरी, 1 सिस 2 ट्रांस। मैं आज सिस ट्रांस का उल्टा करने के लिए ना मैं सोच के ही आई हूं, आज तो हो रही है ये चीज। एनीवेज इसे संभालिए जरा, वो टेबल साथ साथ चेक करो कुछ मिसमैच ना हो। देखो मेरे को इतना तो दिख रहा है, ट्रांस में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये देखो, ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिस में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट।
तो यहां पर तो ऑप्टिकल आइसोमर होगा, यहां नहीं होगा। खुद ही देख लो, वो ट्रांस है, ट्रांस में मेरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे गई, तो नो ऑप्टिकल आइसोमर। ये वाला क्या है मेरे लिए, सिस है। मैंने मैंने इसके लिए लिखा है कि इनमें से जो सिस फॉर्म है, ट्रांस के दो पेयर है, रहने दो, जो सिस फॉर्म है एनाइंशोमर ऑप्टिकल आइसोमर तो सिर्फ वही दिखाएगा। वो तुम्हें शो भी कर दिया कैसे। किसी को दिक्कत है तीसरी फॉर्म ड्रॉ कर लो, रटो मत, यही चाहिए आपका एफर्ट मुझे। या तीसरी फॉर्म ड्रॉ करने में क्या जा रहा है, लास्ट क्लास की डीपीपी भी की है आप लोगों ने, क्लास पूरी लगाई है, क्या प्रॉब्लम है अगर आप इसका ट्रांस ड्रॉ कर लोगे तो? क्या दिक्कत है? अपने आप हाथ खुलेगा ना। वाई डिपेंडिंग एवरीथिंग ऑन मी, वाई? आप इसका दूसरा फॉर्म देखिए, मैंने इसका दूसरा ट्रांस बना दिया। ये सिस और ये सिस तो रिपीट ही थे, इसीलिए मैंने 4 के 3 कराए थे। थोड़ा सा कनेक्ट ढूंढो बस, ठीक है। अब संभाल लो, दूसरी बार आने में और क्लैरिटी होती है, नहीं हुई होगी लास्ट क्लास में उतनी क्लैरिटी जितनी आज और हो जाएगी। अब टोटल नंबर देख लीजिए कितना आया, 3 और 1 4। सबसे खराब केस था यही, जिसमें 3 थे और तीनों मेरे को सोचने, फिर तीनों का ऑप्टिकल आइसोमर मेरे को सोचना, बहुत अच्छा फोकस होगा तब सोच पाएंगे। आ गया सबकी कॉपी में अब तो क्लैरिटी से। चलिए, ज्यादा केस बचे नहीं है मेरे पास अब। ऑल योर्स। AA3, इसमें क्या ही सिस और क्या ही ट्रांस बनाऊं, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये तो हेट्रोलिप्टिक है ही नहीं, पहली शर्त ही यहीं खराब हो गई कि तो होमोलिप्टिक दे दिया। होमोलिप्टिक में किस दिन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने लगा? लेकिन मैंने आज एक लाइन बोली आपको, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है तो ऑप्टिकल तो सोचो भी मत। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चल रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कुछ भी ऐसा नहीं, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ही नहीं, ये इकलौता एक है। इसका आप क्या सिस ट्रांस बनाओगे, एक ही फॉर्म बन सकती है, इसी को घुमा घुमा के लिखते रहो, और होमोलिप्टिक है, बात ही खत्म होगी, मैं घुमा के भी क्या ही करूंगी। लेकिन इसकी मिरर इमेज इस पे नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसमें मुझे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर नहीं आ रहा। आ रहा है नजर? हो जाएगा, यही सोच रहे हैं ना आप लोग, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ जी, अब इसके अंदर अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ढूंढोगे तो आपको मिल तो जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। ये केस हम भुगत चुके हैं कि आप वैसे अगर मैं सोचूं कि मेरे को ईएन ना काटना हो, क्योंकि तीनों ही ईएन है, अगर मेरे को ईएन ना काटना हो, मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मेरे को 3 ईएन है, एक ही क्यों काट रहे हो, तीनों काटो फिर। तो हर तरह से यहां पर मैं जाऊं, मेरे को वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही जितनी बेटर प्लेन ऑफ सिमेट्री पिछले केसेस में मिली। एक डाइडेंटेट को काटा बट बाकियों को नहीं काटा। यहां पे यहां मैं एक को जो बिहेव कर रही हूं, मेरे को इनके साथ भी वही बिहेव करना चाहिए। तो मुझे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली या मिली, ये बात का मुद्दा पहला है। ये पता लग जाए तो आपके पास आंसर सामने है, वो तो लिखा हुआ ही है। इसकी मिरर इमेज अगर मैं बनाऊं कैसे भी करके, इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो पाती है। यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री से मैं आपको शायद सेटिस्फाई ना कर पाऊं, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। वो आप खुद नहीं ढूंढ सकते, कोई बता ही सकता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। उसका रीजन चाहे मैं जो भी प्लांट कर लूं, नो सिमेट्री लिख लीजिए इसके नीचे। क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा डेक्स्ट्रो और लीवो, एक पेयर मेरे को मिलेगा। तो कुल मिला के कोई गिनती कहे तो अब मेरे को इसका अगर मिरर इमेज बनाना है आप लोगों के साथ स्पीड मैच करने के लिए, मैं बना लेती हूं यहां पर। कुछ ऐसी इसकी मिरर इमेज बनेगी, दो ही फॉर्म है इसकी, और वो दोनों आपस में क्या है, अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके अंदर एक इकलौता खुद है बस, सिस ट्रांस नहीं है, एक खुद ही है। तो इन दोनों की टोटल गिनती क्या हो गई मेरे पास, 2। ऑप्टिकल आइसोमर्स को एक और नाम दिया जाता है
जो आपको डीपीपी में, टेस्ट में कहीं भी मिल सकता है, दैट इज एनाइंशोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स को, मिरर इमेजेस वालों को आपस में एनाइंशोमर्स भी कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स को आपस में क्या कहते हैं बच्चों? एनाइंशोमर्स। इसे भी नोट डाउन करिए, ये नोट वाले केसेस थे। AA3 चेक, क्या लिखा है? अब EDTA अगेन होमोलिप्टिक आ गया, एक ही इकलौता, इसमें ज्योमेट्रिक तो नहीं होगा, लेकिन हमें पता है EDTA का जो मिरर इमेज बनेगी वो पक्का उसके ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल होगी। इतना अनसिमेट्रिकल है EDTA, उसमें तो कहां ही मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढूंगी। तो यहां सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर होगा। टोटल आइसोमर 2 होंगे इसके अंदर, जिसमें एक तो है आपका ज्योमेट्रिक और एक पेयर है आपका एनाइंशोमर। और जैसे एक ही आपने याद किया था 6 अलग, उसके कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स थे? उनमें तो कोई सिमेट्री का सवाल ही नहीं पैदा होता, 6 अलग लीगेंड्स हैं, तो रेप्लिकेट तो कोई चीज हो ही नहीं रही, तो उसके 2 इक्वल हाफ्स तो कभी भी नहीं बनेंगे। सबका एक एक लीवो हो जाएगा। कोपल यही है, आप कहीं और है? यही है। 15 के 15 जो भी आप बना के दोगे सिस्ट्रांस, उन सबको अगर डेक्स्ट्रो मान लू, उन सबका एक एक लीवो खड़ा हो जाएगा। तो यहां पर 30 ऑप्टिकल लिखे हैं ना, उस 30 ऑप्टिकल में आप 15 पेयर्स लिख लें तो वो बेटर होगा। कुल मिला के कितने आइसोमर? 30। 15 पेयर्स जैसा शुरू से चल रहा है वो लिखिए। 15 पेयर्स ऑफ एनाइंशोमर्स लिखिए इसको। 15 पेयर एनाइंशोमर। लेकिन कोई अगर पूछ ले कितने ऑप्टिकल आइसोमर है तो 30 बोलिएगा। 15 पेयर का मतलब 30 होता है। टोटल आइसोमर में है कि वो डुप्लीकेशन बचाना है मेरे को। नोट इट, ये आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, EDTA बता देती हूँ अभी, एक बार ये नोट कर लो सभी लोग, मैं जरा EDTA बता दूं। EDTA कहाँ सिमेट्रिक है वो तो तुम, अच्छा मैं भी कोशिश करती हूँ बताने की। एक काम करो बच्चों, बुकलेट खोल लो, उसमें EDTA का पूरा डायग्राम बना हुआ है 3D, वो कैसे इंटरेक्ट करता है। तो बुकलेट खोल लीजिए एक बार। यस, पेज नंबर 27 पे यहां पर EDTA का मिरर इमेज तक बना के दे रखी है। एक भी डायग्राम में प्लेन ऑफ सिमेट्री लाके दिखा दो, शेयर कर लो अगर बुकलेट नहीं है तो। इसमें मैंने आपको बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त भी कहा था, इस चैप्टर की बुकलेट आपको लगेगी, ये आपको चाहिए होगी। जहां ट्रबल हो आप प्लीज बुकलेट में देखिएगा, मैंने उसको काफी डायग्रामेटिकली शो कर रखा होगा, मैं जो यहां नहीं शो कर पाऊंगी। एक बचता है हमारे पास बॉन्डिंग इन कार्बोनिल्स, ये बोर्ड का भी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी है, ध्यान से सुनना। आपने देखा कार्बोनिल CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में सबसे आगे था। इसको अगलों को क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपने सोचा? CFT की एक लिमिटेशन मैंने आपको बोली थी कि इसने पॉइंट नेगेटिव चार्ज मान लिया सारे लिगेंड्स को, और जिन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज है उनको पीछे पटक दिया। मजबूरी थी उनकी, क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो ही माने गए जिनके कंपाउंड ज्यादा स्टेबल थे। ये आपने स्टेबिलिटी में पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मोर स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं। उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो रखने पड़े जिनके कंपाउंड नेचर में ज्यादा स्टेबल थी। और जब स्टडी किया गया, कार्बोनिल से ज्यादा स्टेबल कोई नहीं था, तो उन्होंने अपने भी पॉस्टुलेट को खत्म करके, डिसएग्री करके कार्बोनिल को सबसे आगे रखा। उनके पास वजह नहीं थी। आप देखो CFT ने वजह नहीं दी, तुमने इन्हीं को स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्यों रखा? क्यों रखा? उन्होंने ढूंढ लिया किस किस में बैक पेयरिंग हो रही है। अब जिस जिस में बैक पेयरिंग हो रही थी, VBT बता नहीं पाया बैक पेयरिंग क्यों हो रही है। CFT ने कहा मैं बताता हूं, जिस जिस में बैक पेयरिंग हो रही है उसके लिगेंड्स की लिस्ट उठा ली, ये सारे लिगेंड्स पक्का स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे, और अपना पॉस्टुलेट दे दिया कि नहीं इनमें तो आयनिक बॉन्ड बनता है, इसको पॉइंट नेगेटिव चार्ज लो। भाई पॉइंट नेगेटिव चार्ज लो, नेगेटिव चार्ज वाले को तुम पीछे रख रहे हो। उनके इन दोनों एजम्पशन में कोई लिंक नहीं था। उन्होंने देखा नेचर में सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन से हैं? कार्बोनिल। पक्का कार्बोनिल स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, सबसे आगे रखा हुआ है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, कार्बोनिल को बिना किसी लॉजिक के आगे रखा है। तो कार्बोनिल इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ना तो CFT, अगर आप ध्यान दो मैंने VBT की लिमिटेशन में इसको उठाया था कार्बोनिल को, CFT में उठाया ही नहीं, because both the theories fail to express bonding in carbonyls। ना तो VBT एक्सप्लेन कर पाई कार्बोनिल में इलेक्ट्रॉन कहां का कूद के कहां जा रहा है, जा औरों में भी जा रहा है लेकिन कार्बोनिल में तो पक्का ही जा रहा है।
CFT तो चुपचाप आपको ऐसे एग्जांपल्स कराए गए, इक्का दुक्का जगह हमने ऐसी जगह कार्बोनिल डाल के दिया जहां पता है D8 है, जहां पता है कि बाहर वाले डी ही यूज होने, sp3D2। हमने ऐसी केसेस में आपको कार्बोनिल दिया। अब तो हम किसी में भी दे सकते हैं, खैर आपको हमने एक तरीका करवा लिया है। लेकिन बॉन्डिंग इन कार्बोनिल में ऐसा क्या खास था जो दोनों थ्योरी बच रही हैं, जिससे आपको LFT लिखवाया मैंने, बियॉन्ड योर स्कोप, इसके बाद LFT आई थी, LFT की भी लिमिटेशंस थी, एंड में कौन सी थ्योरी आई थी? MOT। कार्बोनिल की MOT आपके सिलेबस में। तो ये CFT के बाद LFT, LFT के बाद जो MOT आई, उसने सारी इस चीज को कामयाबी से एक्सप्लेन किया। तो हम मेटल कार्बोनिल्स की MOT पढ़ने वाले हैं। अब जब मैं MOT पढ़ने वाली हूं तो मेरे को जो 11th में MOT पढ़ी हुई है, थोड़ा बहुत तो उसका याद करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा वो क्या चीज थी। थोड़ा सा याद दिला रही हूं, ज्यादा नहीं। आपको याद हो MOT में आप एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया करते थे, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या था? चेक। दो 1s मिलके दो नए ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते थे। नीचे वाले का नाम होता था सिग्मा 1s, और ये एंटी बॉन्डिंग वाले का होता था सिग्मा स्टार 1s, जब कोई दो एटम कंबाइन कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं और आगे बढ़ूं तो 1s जैसा ही क्या होता था? 2s। तो 1s में ड्रॉ नहीं कर रही, मैं सिर्फ 2s ड्रॉ कर रही हूं। ठीक है, इसके नीचे अंडरस्टूड है ऐसा ही 1s भी है, इतना तो आपको पता है। फिर 2p में थोड़ी समस्या आती थी, और 2p में क्या समस्या आती थी? तीन ये रहे, अप टिल नाइट्रोजन कुछ और स्प्लिटिंग होती थी, आफ्टर नाइट्रोजन कुछ और स्प्लिटिंग होती थी। और आप लोगों को याद हो, हम इस तरह से पढ़ा करते थे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। सपोज ये राइट, ये दोनों क्या होते थे? पाई 2py, पाई 2px, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px, और सिग्मा स्टार 2pz। स्टार होता था एंटी बॉन्डिंग। अब 1s 2s को तो इग्नोर कर दीजिए, ये देखिएगा, मुझे इसमें बताइए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? हाईएस्ट एनर्जी और ऑक्यूपाइड। पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2p, क्योंकि दोनों ही ऑक्यूपाइड है इसलिए मेरे को दोनों बोलने पड़ेंगे। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? लोएस्ट यही है। तो अगर कहीं पर मैं आपसे ये पूछूं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड भी पूछ सकती हूँ, HU। मैंने तो ऐसे ही रैंडमली लिख दिया। मैं आपसे ये भी पूछ लूं अगर हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या लोएस्ट, मतलब ये बड़ा बेतुका होगा वैसे। हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड का मतलब क्या है? सारे, मैं तो, मेरे को बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ही पूछा जाएगा। आपसे क्रॉस हम बनवाएं कि हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड क्या होता है, तो वो तो बहुत ही एब्सर्ड हो जाएगा। हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड तो इसके बाद सारे ही है, और हाईएस्ट तो कोई एंड ही नहीं है, पता नहीं कहां जाके खत्म हो रहा है। सो ये दो तीन टर्म्स मेरे को होमो लूमो आपको स्पेसिफिकली बतानी थी। इससे ज्यादा एमओटी भी मैं आपसे नहीं मांग रही कि ये पाई स्टार का मतलब पता हो, सिग्मा स्टार का मतलब पता हो, पाई और सिग्मा का मतलब पता हो। तो इतनी एमओटी हम पढ़ के आए, हमें और कुछ याद भी नहीं है। तो मेटल कार्बोनिल्स के लिए हमें एमओटी क्या कहती है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक वीक बेस है। बेस कौन सा वीक होता है? जिसका लोन पेयर इज नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर डोनेशन। बेस वो है जिसका लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल हो। अगर मैं कह रही हूं वो वीक बेस है, तो क्यों वीक है? क्योंकि उसका लोन पेयर सामने वाले को रेडिली अवेलेबल नहीं है। ये एक वीक बेस है, तो इसका तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत वीक बनना चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड वाला रिस्पेक्ट देते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक जब बनता है तो उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये एमओटी ने सेट की थी बात कि अगर हेड ऑन म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है, चाहे कोऑर्डिनेट बने चाहे नॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, वो सिग्मा ही कहलाएगा। तो थोड़ा सुन लेना बच्चों, लास्ट टॉपिक बहुत छोटा सा है ये। मेटल के ऊपर
पहले समझ लेना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले समझ लेना, मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होते हुए एक टेक में आने वाला है। मेटल ये रहा आपका, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं और ये इनवाइट कर रहा है, 6 लिगेंड्स आए, 5 आए, 4 आए, ये इनवाइट कर रहा है। कार्बोनिल आया और अपना एक लोन पेयर। पहले तो मेरे को कार्बोनिल के अंदर की बॉन्डिंग समझनी है। ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, कार्बन को तो 4 बनाने पड़ते हैं। तो कार्बन ने एक लोन पेयर ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट करा लिया, ऑक्सीजन पे बचा एक ही लोन पेयर, लेकिन कार्बन पर भी लोन पेयर है, क्योंकि कार्बन के तो 2 ही इन्वॉल्व हुए बॉन्डिंग में, ये देख लीजिए, और होते 4 हैं। तो पहली बार मैं देख रही हूं कार्बन पे भी लोन पेयर है कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बोनिल में। वो लोन पेयर कार्बन किसको दे रहा है? सामने मेटल को। ऑक्सीजन के लोन पेयर को कोई कुछ नहीं कर रहा है, यहां पे ऑक्सीजन नहीं दे रहा, ये दे रहा है कार्बन। अब ध्यान से सुनना, बॉन्डिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलरेडी बॉन्डेड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मेटल को अपना एक लोन पेयर डोनेट करता है, अपने हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि सिग्मा 2pz है। वहां एक पेयर था, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अकेला पड़ा हुआ पेयर, वो इसने किसको दे दिया? मेटल को, और सिग्मा बॉन्ड बन गया, जिसको आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हो। बात यहां खत्म नहीं हुई इनकी। सवाल ये पैदा होता है, ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखा गया, स्ट्रांग वाला तो कुछ है नहीं इसके अंदर, वही एक सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है जो बाकी में भी बन रहा है। इसको लीगेंड को इतना स्ट्रांग क्यों पढ़ा गया, क्यों माना गया? तो पता ये चला यहां उल्टी गंगा भी बहती है। मेटल का ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, मेटल का ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, मेटल में डी में एक पेयर तो होगा इलेक्ट्रॉन का। मैं स्कैंडियम की बात नहीं कर रही, स्कैंडियम 3+, बट आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी है, +2 +3 से ऊपर है नहीं, और सब में D2 D3 D4 D6 D8 तक पहुंचे हम। तो डी में एक पेयर तो है ही इलेक्ट्रॉन्स का, बैक पेयरिंग के बाद कम से कम। तो डी ऑर्बिटल से मेटल से पहली बार हम देख रहे हैं अपना लोन पेयर डोनेशन में होगा, जो पूरी केमिस्ट्री में कहीं नहीं देखते कि मेटल की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या मेटल अपना लोन पेयर किसी को दे। मेटल तो जाने जाते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की वजह से। यहां उल्टी गंगा बह पड़ी। क्यों बह गई यहां उल्टी गंगा? कार्बन के पास एक खाली ऑर्बिटल पड़ा है। कार्बन की आप सिंपल केमिस्ट्री समझिए, यहां पर, यहां ये पड़ा है कार्बन। 2 सिग्मा बॉन्ड तो इसने बना लिए किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। 2 सिग्मा बोल रहे हैं, सॉरी, 2 बॉन्ड। अच्छा, ये वाला तो इसको डोनेट करना पड़ गया, ये वाला इसको डोनेट करना पड़ गया, या डोनेट कर रहा है। इधर, इधर क्या है? ऑक्सीजन ने कोशिश करके अपना पेयर दे रखा है, कार्बन ने अपने आप को सेटिस्फाई तो ऐसे ही कर रखा है, बट जब ये अपना लोन पेयर इधर दे रहा है तो बदले में ये एक लोन पेयर इससे मांग लेता है। रखता कहां है? यहां तो मुझे जगह नहीं दिख रही, यहां पर तो ऑक्सीजन से आया हुआ पेयर है, और ये वाला पेयर मेटल को मिल रहा है। तो ये क्या करता है? मेटल अपना फिल्ड डी ऑर्बिटल से उल्टी बॉन्डिंग कर रहा है, बैक डोनेशन कर रहा है कार्बन के एक और ऑर्बिटल में जो एंटी बॉन्डिंग में खाली पड़ा है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उल्टी गंगा क्या बही वो देखिए। मेटल इज ऑल्सो एन एक्सेप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट फॉर्म पाई बॉन्ड। सिग्मा के ऊपर जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो तो पाई ही बनेगा। इट फॉर्म पाई बॉन्ड, और वो कैसे बन रहा है? मेटल जो है एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, मेटल नहीं, यहां देखिए, मेटल इज ऑल्सो एन एक्सेप्टर एंड फॉर्म पाई बॉन्ड विद द कार्बोनिल। कार्बोनिल के साथ एक पाई बॉन्ड बना रहा है। बाय who is accepting a pair? Carbonyl is accepting a pair of electron from metals filled d orbitals, और किस जगह बिठा रहा है? अपने लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो ये दोनों हैं। यानी कि 2 बॉन्ड बन रहे हैं इसके अंदर, डबल बॉन्ड बन रहा है। एक सिग्मा जो रूटीन में बनना चाहिए था, एक पाई जो उल्टा बन गया। तो यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, पहली बार कोऑर्डिनेट में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया। स्ट्रॉन्ग तो बनना था, सिग्मा और पाई दोनों, एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर दोनों, दोनों कैरेक्टर होने की वजह से मिला जुला इफेक्ट देखा गया। जब भी कोई 2 ऑपोजिंग चीजें एक मिला जुला इफेक्ट देती है, उसके लिए एक बड़ा कॉमन इंग्लिश वर्ड है सिनर्जिक। एनर्जीज 2
अलग डायरेक्शन से आके मिल रही हैं, सिनर्जिक, इसीलिए इस बॉन्डिंग को बोला गया सिनर्जिक बॉन्डिंग। बोर्ड का 2 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सिनर्जिक बॉन्डिंग। वहां ये पूरी स्लाइड आपको दिखानी पड़ेगी। अभी लिखिए नहीं, एक लास्ट चीज समझिए फिर लिखिएगा। जब इसको इधर डोनेट करना पड़ा, कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, ये तो हमें पता ही है। इट मींस यहां से एक ना एक बॉन्ड तो इसका सैक्रिफाइस हुआ। 2p के बाद 2d थोड़े ही है, 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते। तो इसका मतलब है यहां से इसका एक बॉन्ड सैक्रिफाइस हुआ। ओवरऑल मेरे को अगर कोई रफ पिक्चर चाहिए तो कुछ हद तक ऐसा हुआ। हम सोचते हैं कार्बोनिल C ट्रिपल बॉन्ड O, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। अगर आप MOT के क्वेश्चन में जाइए, आप कर रहे हो ये, वहां N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 देते हो, CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 देते हो, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 देते हो, 1.5 आधा सब बॉन्ड ऑर्डर आप दे रहे हो। वहां आप कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 देते हैं। जब हमने तब भी MOT की थी, अभी भी रिवाइज करेंगे तो मेरे को फायदा होगा। +1 में भी मैंने कहा था 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर है, बट बी प्रिपेयर्ड, इसमें हम कुछ बदला बदली कर सकते हैं क्लास 12 में। और ये बदला बदली मेरी डीपीपी में मिलेगी, मेरे टेस्ट में भी मिलेगी, कि कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं होता अगर वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर है। वो 3 से घटके 2 और उससे घटके 1 भी हो सकता है, कमजोर पड़ जाए तो। यानी कार्बोनिल में C और O के बीच हमेशा 3 बॉन्ड ऑर्डर नहीं है। इफ इट इज पार्ट ऑफ अ स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस फ्रॉम 3 to 2 एंड इवन फ्रॉम 2 to 1। तो पहले मैं आपको एनसीईआरटी बेसिक कंप्लीट कराऊं इसका। यानी बैक बॉन्डिंग ने क्या काम कर दिया, बैक बॉन्डिंग की वजह से बच्चों ये बॉन्ड तो स्ट्रांग हो गया, लेकिन ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, ये कमजोर हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर घट गया। और इस ओवरऑल बॉन्डिंग इफेक्ट को कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब इसे उतारिए, अगली स्लाइड पे सिर्फ डायग्राम है जो मैं आपको दिखाऊंगी एनसीईआरटी का। इसे उतारिए। एनसीईआरटी ने होमोलुमो नहीं दिया आपको, जेई नीट में होमोलुमो की टर्म में बहुत पूछते हैं, इसीलिए मैंने होमोलुमो की टर्म में ही लिखा है, इसे नोट करिए। मेटल ने वापस क्यों दिया, क्योंकि बॉन्डिंग बनाना नेचर में बहुत फेवर्ड है, उसको स्टेबिलिटी दिख रही थी। स्टेबिलिटी दिखाने के चक्कर में मेटल ने एक बॉन्ड और बनाने के लालच में कि हमारा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए, रिवर्स काम कर दिया। बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट तो करती है, तो मेटल और कार्बन के बीच 2 ऑपोजिट बॉन्ड बन रहे हैं। एक कार्बन अपना लोन पेयर दे रहा है और एक मेटल अपना पेयर दे रहा है टू कार्बन। और कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए उधर का एक बॉन्ड इसका पक्का गया, ऑक्सीजन को लौटा दिया इसने। मतलब इसको मैं प्रॉपर फिर से फ्रेम कर देती हूँ सेंटेंस को, कुछ तो उल्टा उस वक्त भी मुझे लगा था गलत लिखा हुआ है। मेटल तो हमेशा से ही एक्सेप्टर है, carbon is also an acceptor and form pi bond with the metal by accepting a pair from filled metal d orbital to lowest unoccupied molecular orbital of carbonyl। इसीलिए इसको वीक बेस कहा गया कि ये डोनर होने के साथ साथ एक्सेप्टर भी है, इसीलिए यहां पर वीक बेस बिहेव कर रहा है। ऑटोमेटिकली आपको एक्सप्रेस करना कंपलसरी होगा अगर आपके सब्जेक्टिव में आ गया तो, और ऑब्जेक्टिव में भी आपका हाथ थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप इसका डायग्राम समझ लें तो जरा डायग्रामेटिकली देखिए, मैंने जितने कलर हो सकते थे सब डाल दिए इसके अंदर, पता नहीं खाली थी या क्या था। मेटल का एक मैंने वेकेंट ऑर्बिटल लिया, ठीक है, उसके सामने कार्बोनिल एक लोन पेयर लेके एक सिंपल लिगेंड जो काम करता है आया, और दोनों के पॉजिटिव लोब कंबाइन करके एक सिग्मा बॉन्ड तैयार हो गया, जो रूटीन में हर लिगेंड मेटल के साथ कर रहा है, राइट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये बॉन्ड तो वेरी मच एक्सपेक्टेड बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड में क्या हुआ, मेटल का एक फिल्ड डी ऑर्बिटल जिसके पास अपना पेयर है, ये अपने उस पेयर को बैक डोनेट कर रहा है कार्बोनिल के एक एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग के लोब्स एक दूसरे से दूर भागते हुए होते हैं, इसीलिए मैंने दूर भागते हुए बनाए हैं।
तो एंटी बॉन्डिंग वाले में वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार जो है उसके अंदर बैक डोनेट करता है, जिसकी वजह से लेटरल ओवरलैप है। लेटरल ओवरलैप की वजह से ये देखिए, लेटरल मतलब अबाउ द मतलब पी ऑर्बिटल ऊपर और नीचे ही ओवरलैप करते हैं, ये बन गया मेरा पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बन रहा है मेटल से कार्बन की तरफ डोनेशन, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कार्बन से मेटल की ओर डोनेशन। दो रिवर्स एनर्जीज आपस में मिल रही हैं, इसीलिए इस तरह की बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है। बोर्ड का अगर क्वेश्चन है, बिना इस डायग्राम के मार्क्स एक्सपेक्ट मत करिएगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग आपको दिखानी पड़ेगी। बनाइए इसको। और जब भी मैं ड्रॉ करने को कहूं, कुछ करने को कहूं, प्लीज डोंट ओपन योर बॉटल्स। पानी पीने के लिए बॉटल्स की तरफ मत जाइए, नोट करिए इसे क्विकली। नीचे, हाँ, नहीं ये तो मैंने ऐसे लाइन एक्सेस दिखा दी। मैंने कोशिश ये की है सिग्मा और पाई अलग अलग बनाऊं। एनसीईआरटी ने एक में बना रखा है, आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। एनसीईआरटी ने पता क्या कर रखा है इसको, इस तरह से। हाँ हाँ बिल्कुल, अब ऐसे तो आपको भी ट्रिपल ही दिखाना है, आपको ट्रिपल ही दिखाना है, ठीक है। वो मत टेंशन लो, करो ड्रॉ। मैं फिर भी अगर एनसीईआरटी देख लूं, उन्होंने ट्रिपल दिखा रखा है कि डबल, या कष्टी नहीं किया हुआ, मेरे को अभी भी डाउट है ये। हाँ, एनसीईआरटी ने ट्रिपल ही दिखा रखा है, हम नहीं छेड़ेंगे इसको, सिग्मा में भी और पाई में भी। तो यहां पर ट्रिपल ही दिखाइए। एनसीईआरटी ने इन दोनों डायग्राम्स को मर्ज किया है, एक ही में दे दिया है। मैं अलग अलग दे रही हूं ताकि आप समझ भी सके। तो आपको जो पसंद आए बना दीजिएगा, चाहे एनसीईआरटी वाला बनाइए, चाहे जो मैंने बताया वो बनाइए। इसमें एक एक डिटेल मैंने लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए। ये हम जैसे वेले लोगों का काम है, तुम्हारा थोड़ी है। अब एनसीईआरटी ने कैसे दिया है जरा मैं दिखा दूं आपको। एनसीईआरटी ने एक ही डायग्राम में दे दिया है। ये सिग्मा बॉन्ड, कार्बोनिल का लोन पेयर आया, सिग्मा बॉन्ड, और ये मेटल के एक ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इसके अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आया। वो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सब खा गए, बस डायग्राम ऐसे दिया, दे भी रखा होगा, मैंने यहां लिखा है, सॉरी पाई पाई स्टार लिखा है। तो ये मुझे पता चल गया ये पाई स्टार है। आपको लगे कल को आप एक डायग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फील फ्री। ये है एनसीईआरटी में विद ट्रिपल बॉन्ड। और आपको लगे नहीं सिग्मा पाई अलग अलग एक्सप्रेस करना है, तो वो मैंने आपके सामने बना दिया। तो मेटल कार्बोनिल में सिनर्जिक बॉन्डिंग के लेके, ये भी ड्रॉ मत करना आप, ये होता है। लास्ट चीज जो एनसीईआरटी में इसमें दे रखी है, इनके स्ट्रक्चर्स। जब मेटल कार्बोनिल को ना वीबीटी ने लिया ना सीएफटी ने लिया, तो अब एमओटी ने ही लिया। तो एमओटी ने इनके स्ट्रक्चर्स बताए, 4 टेट्राहेड्रल, राइट। इसकी जो निकल, देखिए प्लेटिनम में स्क्वायर प्लेनर होता है, आई होप हम भूले नहीं है इस बात को, हमने जब सीएफटी की थी। निकल के अंदर आपको ये जो ज्योमेट्री मिलेगी वो सिंपल टेट्राहेड्रल 4 कार्बोनिल ये रहे। FeCO5, इसमें 5 की तो एक ही ज्योमेट्री है, कोई फाइट ही नहीं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो कोई मेरे से FeCO5 की पूछेगा तो जो, और ये आए हुए हैं स्ट्रक्चर्स बहुत ही क्लियरली आए हुए हैं, ये एनसीईआरटी बोर्ड्स में भी और जेई में भी, नीट में भी ऑफ कोर्स। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइंगल बनाया मैंने पहले एक, देखिए, और ये 2 पिरामिड, हर तरफ क्या लगा दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल। इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल की हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इनफ प्रैक्टिस कर ली कि कैसे बनता है। तो अगर मेरे को ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो मेरे को बस यही बनाना है, बीच में क्रोमियम, और इन 6 लोकेशन पे क्या बन जाए, एक एक कार्बोनिल। पॉइंट इन दोनों का, इसका और इसका था मेरे पास, सॉरी मैंगनीज का, और एक और केस है। अदरवाइज मैंने शायद ये हेडिंग या स्लाइड भी नहीं यूज करनी थी, ये तो तुम कर ही लोगे। 2 और कार्बोनिल मेरी एनसीईआरटी में मुझे दे रखे हैं स्ट्रक्चर के लिए, ड्रॉ देम। क्या है, 2 मैंगनीज, मैं इसकी ज्योमेट्री भी याद कराती हूँ। कार्बोनिल काउंट करके बताना जब जी कितने हैं, 10। ये 2 कार्बोनिल मेरे लिए थोड़े नए और इंटरेस्टिंग थे, जिसकी वजह से मेरे को इनके स्ट्रक्चर्स लेने पड़े। एक मैंगनीज का 10 कार्बोनिल के साथ, और एक कोबाल्ट का
8 कार्बोनिल के साथ। स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या बन रहा है। ये तो ऑक्टाहेड्रल ही है, देखिए। वो तो एक बॉन्ड कार्बोनिल के बजाय किन में बन गया? 2 मैंगनीज में, वरना 12 होते। 6 और 6 12 होते, ऑक्टाहेड्रल होता तो। इसमें क्या हुआ? एक बॉन्ड 2 मेटल्स के बीच बन गया, इसीलिए 2 कार्बोनिल गायब हुए और ये 10 हुआ। मेरा याद कराने का तरीका है और कुछ नहीं। लेकिन कोबाल्ट में क्या हुआ? आठ कोबाल्ट, 8 कार्बोनिल, 2 कोबाल्ट। अब आप देखिए ये क्या है, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से ही चल रहा था, बट 2 कार्बोनिल कॉमन आ गए और एक कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में बॉन्ड आ गया। ये दोनों स्ट्रक्चर्स के पीछे वजह आप नहीं ढूंढ सकते, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक में इसकी वजह दी हुई है, जिसमें एमओटी हमने पढ़ी है। आपको नहीं दी जा सकती, सो पूछना भी मत आना, ये आपको पता होना चाहिए। किसके? वो तो अब तुम्हें पता ही है ना, असलियत में तो 5 होते नहीं ना, तो दिखाना तो मुझे ऐसे ही पड़ेगा। 5 बॉन्ड मैंने इसमें भी बनाए हैं, देखो। मतलब अब आप ये समझ लो, ये एक्चुअली में 5 नहीं है, मेरे को यहाँ पे भी दिखाने पड़े। मेरे को सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड इसलिए यहाँ लिखना पड़ा, सिर्फ, और एनसीईआरटी से कॉपी करके लिखा है मैंने कि मेरे को कहा जाएगा ये, मैं इसे कैसे लिखूं यहाँ पर? दिस शोज एक बॉन्ड कार्बन से बन रहा है, एक ऑक्सीजन से। वो कॉन्सेप्ट गलत डिक्लेयर हो जाएगा आपके डायग्राम में। आपकी मजबूरी, आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। 5 बनते नहीं है, ये बात आप जानते हैं, और हमेशा ध्यान रखिए। इसकी बॉन्डिंग ये कैसे हुई, डोंट आस्क मी, ये एमओटी ही डील कर पाएगा, आप नहीं डील कर सकते। आप 2 बना दो, फिर मैं एनसीईआरटी में देख रही हूँ, यहाँ 2 कर दिए उन्होंने, आप 2 बना दो। ड्रॉ 2। बनाइए इसको। ना, एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ टेट्रा ऑक्टा है, ना स्क्वायर प्लेनर है, ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, कुछ नहीं एनसीईआरटी में। हो गया बच्चों, ये 2 कोबाल्ट के साथ और 2 मैंगनीज के साथ कार्बोनिल क्या करता है, तो है वाकई में कुछ तो स्पेशल बॉन्डिंग है, जो सीएफटी वीबीटी इन सब चीजों को डील ही नहीं कर पाए। सीएफटी ने 2 मेटल के बीच बॉन्ड बनेगा, इसके बारे में बात ही नहीं करी, ना हम कर सकते हैं। सीएफटी तो आयोनिक मानता है, आयोनिक में डबल बॉन्ड नाम की चीज ही नहीं होती, वहां तो होता ही सिंगल बॉन्ड है। तो वी फेल बैडली इफ वी ट्राई टू जस्टिफाई कार्बोनिल्स फ्रॉम सीएफटी और वीबीटी, तो वी शुड नॉट। यहां आपका एनसीईआरटी का कार्बोनिल, एनसीईआरटी से चैप्टर पूरा खत्म। अब जब आपके पास मेटल कार्बोनिल्स में जेई नीट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, और आज से नहीं आ रहे कि हमें लग रहा है भाई 2-3 साल से आ रहे हैं तो हम पढ़ा दें, ये 2010 और 11 के भी जब आप क्वेश्चन पेपर्स देखोगे जेई नीट के, ये टॉपिक है। मतलब ये बहुत पुराना टॉपिक है, कोई नया एडेड नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर नॉर्मली कार्बोनिल का कितना होता है बच्चों? तो अगर मैं एक रैंडम क्वेश्चन पूछूं, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लगाइए, एक कार्बोनिल दे रखा हो ऑप्शन, जब एमओटी आएगा, जब केमिकल बॉन्डिंग आएगा, तब तो हम ये पूछेंगे ही, और एक उसके अंदर ये हो, राइट? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर लगाने को कोई मेरे को कहता है, और एक मैं कार्बोनेट दे दूं, इन तीनों का ऑर्डर। सबसे आगे तो हम लोग लगा देते हैं 3, क्योंकि ये तो 3 है, ये तो रटा हुआ होता है। ये 3 नहीं है, आप इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकते, ये 3 से कम है। और ये तो आप फिर रेजोनेंस से निकालोगे 1.3 है कि कितना है, वो बाद की बात है। लेकिन जब अब आप केमिकल बॉन्डिंग में ये क्वेश्चंस बॉन्ड ऑर्डर के देखेंगे, अब वो जो चौथा ऑप्शन हम गायब करते थे वो डाल देंगे, मेटल कार्बोनिल्स। तो उसके लिए एक क्वेश्चन भी आपको दिखाऊं, क्या करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है जनरली कार्बोनिल का क्या है, 3। मेटल कार्बोनिल में ये बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2 में भी जा सकता है, और आपने देख लिया, अभी देखा, एक कार्बोनिल 2 बॉन्ड भी बना रहा है 2 अलग अलग मेटल के साथ, तो ये 2 से और कम भी जा सकता है, 1 तक भी जा सकता है, 2 और 1 के बीच भी हो सकता है, सो नो क्लेम।
हम अभी क्लेम नहीं कर रहे क्या होगा, 3 से तो कम ही होगा, इतना पहले तो आपको कन्विंस कर रहे हैं। क्लियर है भव्या, 3 से कम होगा। और मेटल कार्बोनिल, मेटल और कार्बन के बॉन्ड पे अब ध्यान दो, अभी तक आप सी और ओ के बॉन्ड को देख रहे थे। मेटल और कार्बन का बॉन्ड हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, बॉन्ड ऑर्डर 1 होना चाहिए, बट इसमें क्योंकि दोनों कैरेक्टर आ गए तो बॉन्ड ऑर्डर 1 से तो ज्यादा ही था, 1 और 2 के बीच। मेटल और कार्बन के बीच हम सोच रहे थे एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बट इसमें एक बैक बॉन्ड भी आ गया पाई कैरेक्टर, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं 2 से 1 के बीच रहेगा, 1.6 होगा, 1.8 होगा, 1.9 होगा, जो भी होगा, बट बॉन्ड ऑर्डर 1 से तो बड़ा होगा। नोट करिए इसको। 2-3 लोग मुझे बहुत लॉस्ट लग रहे हैं, मैं उनको बार बार टोकना चाह नहीं रही, बहाने से नाम लेना चाह नहीं रही। जिसको लग रहा है क्लास में नींद आ रही है, ध्यान नहीं लग रहा, प्लीज गो होम, कंप्लीट योर स्लीप साइकिल और कंप्लीट योर सम वर्क जहां पर आप आउटपुट दे सकें। खाली क्लास में बैठ के बुत बन के बैठने की कोई जरूरत नहीं, आप आराम से घर जा सकते हैं। आपको पता है हम 12th वालों को कॉल कर करके शिकायतें नहीं करते, आया नहीं, आई नहीं। जो भी डल है, नींद में है, घर जाए। तो मेटल कार्बोनिल्स में कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम, कार्बन और ऑक्सीजन का, और उधर मेटल और कार्बन का बॉन्ड 1 से बड़ा। ये बॉन्ड ऑर्डर को दिमाग में रख के चलना है। मैं आपको इस पे एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का देती हूं। क्लियर है? ये तो वही चीज है जो इतनी देर से मैं रिपीट कर रही हूं, बस इसको एक पॉज दे दिया कि एक बार आपको पता चल जाए। दो अलग अलग बॉन्ड की बात हो रही है, कार्बन ऑक्सीजन और दूसरा बॉन्ड मेटल और कार्बन। सो लास्ट फॉर टुडेज बॉन्ड ऑर्डर का कोई मेरे को कार्बोनिल से इसका कंपेयर कराए, वहां तो कहना बड़ा आसान है कि अकेले CO में 3 होता है और मेटल कार्बोनिल्स में 3 से छोटा होता है। 4 ऑप्शन है जी, एक C ट्रिपल बॉन्ड हो, अकेला कार्बोनिल, और एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। बड़ा आसान है आपके लिए अब तो उसको करना, लेकिन 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे दिए तो क्या करोगे? राइट, उसके लिए अब तैयारी कर रहे हैं हम। यानी आपस में मेटल कार्बोनिल्स का बॉन्ड ऑर्डर कम ज्यादा कैसे पता लगेगा, दैट इज लास्ट टेक फॉर टुडे। जितना लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होगा, किस काम के लिए? बैक बॉन्डिंग के लिए। बैक बॉन्डिंग याद है कौन कर रहा है? मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन का पेयर कार्बन को दे रहा है। जितना मेटल इजीली अपना बैक बॉन्डिंग कर देगा, अब आप सोचो क्या कर रहा है मेटल? बैक बॉन्डिंग फ्रॉम मेटल टू लीगेंड। तो अगर मैं कहूं मेटल से लीगेंड की तरफ आने वाला, मेटल से लीगेंड की तरफ आने वाला लोन पेयर जितना रेडिली अवेलेबल होगा, ये सिग्मा बॉन्ड तो मस्ट है, ये तो बना ही पड़ा है। जितना कार्बन को इधर से लालच मिलेगा, उतना ही कार्बन उधर से अपना कम करेगा। 5 बॉन्ड तो बनने नहीं है इसके। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर ये डिसाइड करेगा। मेटल जितनी ईज से अपना लोन पेयर दे रहा है, कार्बन उतनी जल्दी ऑक्सीजन को छोड़ के किसके पास आ जाएगा? मेटल के पास। कार्बन को तो एक लोन पेयर ही चाहिए था, ऑक्सीजन वाला वापस लौट जाएगा और मेटल वाला आ जाएगा। यानी इस सारे मुद्दे का मतलब क्या? अब ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक कंपाउंड, ये कोई प्रिंट एरर नहीं है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको देखने को मिल रही है अब जाके। तो मैंने वेनेडियम का आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। कार्बोनिल तो 0 है तो दिख रहा है वेनेडियम की -1 है। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर या कॉन्फ़िगरेशन बताइए मेरे को। 23। तो क्या हुआ? D3 4s2, माइनस चार्ज है तो D4 करना पड़ा मेरे को। माइनस चार्ज इज नॉट अ प्रिंट मिस्टेक और राइटिंग मिस्टेक, इट इज देयर। तो वेनेडियम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा है, 3d4 4s2। एक केस मैंने ये दिया, एक ये देख लो, ये तो नॉर्मल केस है। आयरन 3d6 4s2। हम जानते हैं कार्बोनिल के प्रेशर में स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बैक पेयरिंग तो होगी। तो s के इलेक्ट्रॉन किधर पीछे जाएंगे? d में। इधर भी s के इलेक्ट्रॉन किधर पीछे जाएंगे? यहां पर कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हुए? 3। और यहां कितने हुए? मेटल के पास कहां पॉसिबिलिटी ज्यादा है
पेयर देने की, जहां पेयर ज्यादा हैं। आयरन वाले कॉम्प्लेक्स में 4 पेयर हैं, 4 में से एक देना आसान है एज कंपेयर टू 3 में से एक देने के। तो क्योंकि अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की ज्यादा है, तो आयरन वाला कॉम्प्लेक्स एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली दे पाएगा एज कंपेयर टू वेनेडियम वाला कॉम्प्लेक्स। तो इस वाले केस में मेटल कार्बोनिल वाले कार्बन को इजी दे पा रहा है, जिसकी वजह से कार्बन इजीली ऑक्सीजन से छूट के इधर आ जाएगा। यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। यहां इजी नहीं होगा, 2 से फिर भी ज्यादा रहेगा। तो जहां पर मोर बैक बॉन्डिंग हुई, जिस भी केस में बैक बॉन्डिंग इजी है, उस केस में बॉन्ड ऑर्डर लेस होगा कार्बन और ऑक्सीजन का। तो यही बात मैंने यहां एक्सप्लेन करनी चाहिए। आयरन और कार्बन के बीच में बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, बॉन्डिंग कमजोर हो गई। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेंड अब जाके कंप्लीट होगा, जो 11th क्लास से स्टार्ट हुआ है इस चैप्टर। एक ना एक ऑप्शन कोऑर्डिनेशन का कंपलसरी आ रहा है, आप पास्ट ईयर उठा लीजिए, उसमें एक ना एक तो मिलता है और 2 भी मिलते हैं। ऑथेंटिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, कोई हम क्रिएट कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस की नहीं। इसे नोट करिए, और यहां कोई डाउट है तो आई एम वेटिंग। ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए एक्सेप्ट करने में आपको टाइम लगे वो अलग बात है, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, न्यू फॉर यू, दैट इज एग्रीएबल। करिए इसको कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का यूज बताइए इन फॉलोइंग 2 फील्ड्स। वन इज एक्सट्रैक्शन मेटल्स का, एंड सेकंड इज मेडिसिनल साइंसेस। तो दोनों का आपको यूज बताना पड़ेगा, आपको चॉइस नहीं है आप कौन सा बताएं। फील्ड का नाम देते हैं और इस फील्ड में क्या यूज है वो बताइए। तो यहाँ ये चैप्टर पूरा मेरी तरफ से, अगली क्लास में टेस्ट हो